कहानी की शुरुआत एक सुनसान इलाके से होती है जहां पूरी दुनिया ज़ॉम्बी वायरस की वजह से बर्बाद हो चुकी होती है। हर जगह सन्नाटा है और इंसान लगभग खत्म हो चुके हैं। अब कहानी हमें दो दोस्तों बेन और मिकी के पास लेकर आती है जो पहले बेसबॉल टीममेट थे, लेकिन अब इस पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में सर्वाइवर बन चुके हैं। बेन काफी प्रैक्टिकल और सख्त स्वभाव का है, जबकि मिकी डरपोक है और हमेशा अपने हेडफोन्स में गाने सुनकर खुद को इस डरावनी दुनिया से अलग रखने की कोशिश करता है। दोनों जंगलों और खाली घरों में घूमते रहते हैं और खाने पीने का सामान ढूंढते हैं। अगर रास्ते में कोई ज़ॉम्बी मिल जाता है तो उसे मारने का काम हमेशा बेन ही करता है, क्योंकि मिकी में इतनी हिम्मत नहीं होती। एक दिन घूमते घूमते उन्हें सड़क किनारे एक खड़ी हुई कार दिखाई देती है। बेन जैसे ही कार का दरवाजा खोलता है तभी अंदर से एक ज़ॉम्बी औरत निकलकर उन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन तुरंत उसके सिर में गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद दोनों को पता चलता है कि कार सही हालत में है और स्टार्ट भी हो जाती है, जिससे वे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब तक वे पैदल ही सफर कर रहे थे। कार मिलने के बाद मिकी बेन से कहता है कि वे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के घर चलें, क्योंकि वहाँ उन्हें सामान मिल सकता है। वे घर पहुँचते हैं तो घर पूरी तरह खाली मिलता है और लड़की पहले ही मर चुकी होती है। मिकी वहाँ जाकर इमोशनल हो जाता है और पुरानी यादों में खो जाता है। वह उसके कमरे से एक म्यूजिक सीडी और उसकी खुशबू वाले कपड़े उठा लेता है। वहीं दूसरी तरफ बेन प्रैक्टिकल चीजें ढूंढता है और उसे बैटरी से चलने वाले दो वॉकी टॉकी मिलते हैं, जिन्हें वह अपने पास रख लेता है। रात को दोनों उसी कार में सोने की तैयारी करते हैं। मिकी चाहता है कि वे किसी घर में रुक कर रहें, क्योंकि उसे लगातार भटकना पसंद नहीं, लेकिन बेन साफ मना कर देता है। वह उसे याद दिलाता है कि जब अपोकलिप्स शुरू हुआ था तब वे 3 महीने मिकी के घर में उसके परिवार के साथ बंद रहे थे। खाना खत्म हो गया था और आखिरकार ज़ॉम्बीज़ घर के अंदर घुस गए थे, जिसमें उसके परिवार की मौत हो गई और सिर्फ वही दोनों बचे थे। इसलिए बेन हमेशा चलते रहने को ही सुरक्षित मानता है। अगले दिन मिकी वॉकी टॉकी में बैटरी लगाकर उसे चालू करता है और अचानक उन्हें किसी दूसरे लोगों की बातचीत सुनाई देती है। वे समझ जाते हैं कि आसपास कहीं सर्वाइवर्स का एक कैंप है जहां लोग अभी भी सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, खाना है, जन्मदिन मनाते हैं और साथ रहते हैं। ये सुनकर मिकी बहुत खुश हो जाता है और उनसे संपर्क करने की कोशिश करता है। वह रेडियो पर बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ से एक आदमी उसे बहुत रूखे तरीके से मना कर देता है और कहता है कि कैंप में उनके लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही वह एनी नाम की लड़की को भी उनसे बात न करने की चेतावनी देता है और कनेक्शन काट देता है। बेन इस बात को भूल जाने को कहता है, लेकिन मिकी उस कैंप को ढूंढने का फैसला कर लेता है और बार बार एनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहता है। अब मिकी लगातार रेडियो पर एनी से संपर्क करने की कोशिश करता रहता है। बेन उसे समझाता है कि ये बेकार है, लेकिन मिकी को पहली बार उम्मीद मिली होती है कि कहीं लोग सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए वह मानने को तैयार नहीं होता। कुछ समय बाद दोनों एक पुराने अबैंडन्ड मोटेल के पास पहुंचते हैं। मिकी बिल्डिंग को चेक करने अंदर जाता है, लेकिन अंदर कई ज़ॉम्बीज़ बंद होते हैं जो उस पर हमला करने लगते हैं। वह डरकर तुरंत भागता है और बेन उसे बचाता है। बेन फिर उसे समझाता है कि उसे लड़ना सीखना होगा, लेकिन मिकी अब भी हथियार उठाने से डरता है। एक दिन बेन नदी में नहाने चला जाता है और मिकी कार में अकेला सो रहा होता है। तभी एक लड़की ज़ॉम्बी धीरे धीरे कार के पास पहुंचती है और अंदर आने की कोशिश करती है। मिकी की नींद खुलती है और वह बुरी तरह डर जाता है। वह बेन को आवाज देने लगता है, लेकिन बेन दूर होता है। कुछ देर बाद मिकी को समझ आता है कि ज़ॉम्बी कार का दरवाजा खोलना नहीं जानती और बस बाहर खड़ी उसे देख रही है। मिकी कई महीनों से अकेला और मानसिक रूप से टूट चुका होता है। वह उस ज़ॉम्बी लड़की को देखने लगता है और उसकी इंसान वाली पुरानी शक्ल याद करके अजीब तरह से उससे इमोशनल जुड़ाव महसूस करने लगता है। तभी बेन वापस आता है और तुरंत उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। बेन मिकी की हालत समझ जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। अब दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। लगातार भटकने से मिकी परेशान हो चुका होता है। वह एक घर में रुकने की जिद करता है। बेन मजबूरी में मान जाता है, लेकिन वह मिकी का म्यूजिक प्लेयर छीन लेता है, क्योंकि लाउड म्यूजिक की वजह से ज़ॉम्बीज़ का खतरा बढ़ सकता है और मिकी आसपास की आवाजें सुन नहीं पाता। रात को मिकी फिर रेडियो पर एनी से बात करने की कोशिश करता है और इस बार एनी उससे बात कर लेती है। एनी उसे बताती है कि कैंप वैसा नहीं है जैसा वह सोच रहा है और अगर किसी ने उन्हें बात करते देख लिया तो उसे सजा मिलेगी। वह मिकी को कैंप ढूंढने से मना करती है। मिकी उससे मिलने के लिए बेन को छोड़ने तक को तैयार हो जाता है, लेकिन एनी कनेक्शन फिर काट देती है। उधर बेन अकेले में पहली बार थोड़ा आराम करता है। वह मिकी का प्लेयर चालू करता है, शराब पीता है और गाना सुनकर नाचता है। तभी उसे बाहर एक ज़ॉम्बी मिलता है जिसे वह पकड़कर घर के अंदर ले आता है। बेन मिकी को सर्वाइवल सिखाने के लिए एक खतरनाक फैसला करता है। वह मिकी के कमरे में बेसबॉल बैट रखता है, ज़ॉम्बी को अंदर छोड़ देता है और दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। मिकी अंदर फंस जाता है और घबरा कर चिल्लाने लगता है। बेन दरवाजा नहीं खोलता और कहता है कि अब उसे खुद लड़ना होगा। कुछ देर तक अंदर से चीखें और मारने की आवाजें आती रहती हैं। काफी देर बाद बेन दरवाजा खोलता है और देखता है कि मिकी ज़ॉम्बी के खून से लथपथ खड़ा है। उसने पहली बार खुद ज़ॉम्बी को मार दिया होता है। मिकी गुस्से में बेन पर टूट पड़ता है और उसे पीट देता है, लेकिन बेन खुश होता है क्योंकि आखिरकार मिकी ने जीना सीख लिया। इसके बाद मिकी उसे एनी के बारे में बताता है और रोने लगता है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि कैंप की जिंदगी शायद सिर्फ सपना है। इसके बाद दोनों फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे मछली पकड़ते हैं, पेड़ों से फल खाते हैं, एप्पल्स से बेसबॉल खेलते हैं और कुछ समय के लिए सामान्य जिंदगी जीने की
कोशिश करते हैं, लेकिन असलियत अब भी वही है, वे अकेले बचे हुए लोग हैं। कुछ दिन बाद सड़क पर चलते चलते दोनों को एक कार दिखाई देती है जो बीच रोड पर खड़ी होती है। बेन तुरंत समझ जाता है कि पेट्रोल काम आ सकता है, इसलिए वह उससे फ्यूल निकालने लगता है। तभी मिकी नोटिस करता है कि कार का इंजन अभी भी गर्म है, मतलब कोई इंसान अभी अभी इसे छोड़ कर गया है। दोनों जोर जोर से आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। बेन जैसे ही काम खत्म करने लगता है, अचानक एक अजनबी आदमी पीछे से मिकी को पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रख देता है। वह बेन से कार की चाबी मांगता है और धमकी देता है कि अगर चाबी नहीं दी तो मिकी को मार देगा। बेन शांत रहने की कोशिश करता है और उससे बात करने लगता है। वह आदमी बताता है कि कुछ लोगों ने उसे अपने कैंप में रखने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने धोखा दिया, इसलिए अब वह भाग रहा है। बेन कहता है कि चाबी इग्निशन में है और वह अपनी बंदूक फेंक देगा, बस मिकी को छोड़ दे। आदमी मान जाता है और मिकी को छोड़कर कार में बैठता है, लेकिन चाबी वहाँ नहीं होती। चाबी बेन की जेब में होती है। अपनी गलती समझते ही वह भागने लगता है। तभी बेन उसे गोली मार देता है। मिकी इस बात से हिल जाता है क्योंकि बेन ने बिना झिझक एक इंसान को मार दिया होता है। दोनों इस बात पर बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी एक दूसरी कार वहाँ आकर रुकती है। अंदर से एक लड़की और एक बड़ा आदमी उतरते हैं। लड़की कहती है कि वे लड़ने नहीं आए, बस अबैंडन्ड कार लेने आए हैं। बेन सतर्क रहता है और बंदूक ताने रखता है। लड़की पूछती है कि कार का ड्राइवर कहाँ है। बेन झूठ बोलता है कि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इसलिए उसे मारना पड़ा। लड़की बार बार सवाल पूछती है और तभी मिकी उसे पहचान लेता है। वह एनी होती है, वही लड़की जिससे वह रेडियो पर बात करता था। जैसे ही एनी समझती है कि वे वही लोग हैं, वह तुरंत बेन की टांग में गोली मार देती है और उन्हें धमकी देती है कि कैंप के पास आने की कोशिश मत करना। फिर वह उनकी कार की चाबी लेकर दूर घास में फेंक देती है और अपने साथी के साथ चली जाती है और दोनों चाबी ढूंढते रहते हैं, लेकिन नहीं मिलती। अंधेरा होने लगता है, इसलिए वे मजबूर होकर कार के अंदर ही रात बिताने का फैसला करते हैं। आधी रात को अजीब आवाजें आने लगती हैं। वे हेडलाइट्स ऑन करते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ ज़ॉम्बीज का झुंड आ चुका है। बेन की चोट की वजह से वे भाग नहीं सकते। सुबह तक पूरी कार ज़ॉम्बीज से घिर जाती है। ज़ॉम्बीज कार को हिलाते रहते हैं, कांच पीटते रहते हैं और बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। दोनों कार में फंस जाते हैं, न बाहर जा सकते हैं न मदद है। बेन गुस्से में मिकी को दोष देता है कि अगर उसने एनी के पीछे पागलपन न किया होता तो वे यहाँ न फंसते। समय बीतता जाता है, खाना पानी कम होने लगता है और दोनों समझ जाते हैं कि वे धीरे धीरे मरने वाले हैं। पागल होने से बचने के लिए वे शराब पीते हैं, बातें करते हैं और पुरानी यादें शेयर करते हैं, लेकिन सच यही है, अब उनका बचना लगभग नामुमकिन है। बेन बार बार बाहर निकलने का रास्ता सोचता है, मगर उसकी घायल टांग उसे चलने नहीं दे रही होती। दूसरी तरफ मिकी डर के कारण लगभग टूट चुका होता है। वह चुप बैठा रहता है, कुछ बोलता नहीं, बस खिड़की के बाहर देखता रहता है। दोनों के बीच अब कोई बहस भी नहीं बचती, सिर्फ खामोशी। अगले दिन वे खिड़कियों को ब्लैंकेट से ढक देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज उन्हें देख न सकें और शायद चले जाएं, मगर कुछ भी नहीं बदलता। ज़ॉम्बीज वहीं डटे रहते हैं। समय काटने के लिए दोनों शराब पीते हैं, गाने सुनते हैं और पुरानी बातें करते हैं। पहली बार फिल्म में दोनों दोस्त सचमुच खुलकर बात करते हैं। मिकी बताता है कि वह इस दुनिया में जीना नहीं चाहता था, उसे हमेशा नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, लोग, घर, आवाजें। जबकि बेन कहता है कि उसने इस दुनिया को जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि अब यही रियलिटी है। धीरे धीरे वे समझ जाते हैं कि वे हमेशा कार में छिपकर नहीं रह सकते। बेन फैसला करता है अब बाहर निकलना ही होगा। वह मिकी से कहता है कि वही बाहर जाएगा क्योंकि बेन चल नहीं सकता। वह उसे इंस्ट्रक्शंस देता है, चाबी ढूंढो, भागो और अगर मौका मिले तो उसे छोड़कर निकल जाना, क्योंकि कम से कम एक आदमी तो जिंदा रहना चाहिए। मिकी पहले मना करता है, वह बेन को छोड़कर नहीं जाना चाहता, मगर आखिरकार वह मान जाता है। आखिरी सिगरेट पीकर वह कार के ऊपर के हैच से बाहर निकलता है और धीरे धीरे ज़ॉम्बीज के बीच घास में चाबी ढूंढने लगता है। बेन अंदर बैठा उसका इंतजार करता है, शायद उसकी जिंदगी के सबसे लंबे मिनट। बहुत देर बाद ऊपर से नॉक की आवाज आती है। बेन जल्दी से हैच खोलता है और मिकी अंदर आता है, लेकिन बेन तुरंत समझ जाता है कुछ गलत है। मिकी कुछ बोल नहीं रहा होता, उसका चेहरा खाली होता है। फिर वह अपना हाथ दिखाता है, उससे ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। यह देखकर बेन पूरी तरह टूट जाता है। मिकी रोते हुए पूछता है अब क्या करें। दोनों जानते हैं कि ज़ॉम्बी बाइट का मतलब क्या है, कोई इलाज नहीं है। कुछ सेकंड की चुप्पी और फिर बेन मजबूरी में अपनी बंदूक उठाता है। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को देखता है और गोली मार देता है। गोली चलने के बाद बेन जोर से चीखता है। यह फिल्म का सबसे इमोशनल और पेनफुल मोमेंट होता है। इस दुनिया में उसका आखिरी अपना इंसान भी चला गया होता है। मिकी को मारने के बाद बेन पूरी तरह टूट जाता है। अगले कई दिन वह उसी कार में बैठा रहता है। वह कहीं नहीं जाता, न खाना ढूंढता है, न ज़ॉम्बीज से लड़ता है, बस खामोश बैठा रहता है, जैसे उसके अंदर जीने की कोई वजह ही नहीं बची हो। अब इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं होता। कुछ समय बाद वह वॉकी टॉकी उठाता है और पहली बार एनी से खुद बात करता है। उसकी आवाज पहले जैसी सख्त नहीं रहती। वह उसे बताता है कि मिकी मर चुका है और कैसे उसे अपने ही दोस्त को गोली मारनी पड़ी। एनी चुप रहती है। बेन उससे कहता है कि अगर वह जिंदा बच गया
तो एक दिन उसे ढूंढकर मार देगा, क्योंकि उसी के कारण मिकी ने उम्मीद बांधी थी और उसी उम्मीद ने उसे मौत तक पहुंचा दिया। उसे एक पुरानी बात याद आती है, जब शुरुआत में वे मिकी के घर में फंस गए थे। उस समय उन्होंने ज़ॉम्बीज़ को घर के एक हिस्से में अट्रैक्ट किया था और दूसरी तरफ से भाग निकले थे। बेन वही ट्रिक दोबारा इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वह मिकी का म्यूजिक प्लेयर तेज आवाज में चला देता है, कार की खिड़कियों से ब्लैंकेट्स हटा देता है और जानबूझकर आवाज करता है ताकि सारे ज़ॉम्बीज़ कार की तरफ आ जाएं। जैसे जैसे ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा होते हैं वे सब कार के सामने जमा हो जाते हैं। फिर बेन धीरे धीरे कार के पीछे वाले ट्रंक से बाहर निकलता है। अगले सीन में हम बेन को सड़क पर अकेले चलते हुए देखते हैं। उसके पास अब लगभग कुछ नहीं होता, न खाना, न सही हथियार, न कोई साथी। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है, एक ऐसी कहानी के साथ जहां दुनिया खत्म हो चुकी है, लेकिन दोस्ती, अकेलापन और जीने की जिद अभी भी बाकी है।